सरकार ने लॉलीपॉप बजट से देश के आम लोगों के साथ विश्वासघात किया। एनएसयूआई, यह आत्मनिर्भर भारत का बजट है। एबीवीपी, रीवा केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा वित्त वर्ष 2022 और 23 के लिए आम बजट जारी किया गया है। इस बजट पर एनएसयूआई मध्य प्रदेश के प्रदेश संयोजक सर्वेश मिश्रा ने वित्त वर्ष 2022 और 23 के आम बजट पर निराशा जताते हुए इसे अमीरों का बजट तथा लॉलीपॉप बजट करार दिया है और आरोप भी लगाया है कि सरकार ने देश के वेतनभोगी वर्ग और मध्य वर्ग को राहत नहीं देकर उनके साथ विश्वासघात किया है। एवं एनएसयूआई छात्र नेता सर्वेश शर्मा ने दावा किया है कि इस बजट में वेतनभोगी वर्ग, मध्य वर्ग, गरीबों, किसानों, युवाओं और छोटे कारोबारियों के लिए कुछ नहीं है। साथ ही एनएसयूआई के द्वारा कहा गया कि मोदी सरकार के बजट में कुछ नहीं है। मध्य वर्ग, वेतनभोगी, गरीब और वंचित वर्ग, युवाओं, किसानों और एमएसएमई के लिए कुछ नहीं है। यह बजट देश के लिए छलावा बजट है। वहीं एबीवीपी ने बताया कि यह आत्मनिर्भर भारत का बजट है। बजट के महाकौशल प्रांत कार्यकारिणी सदस्य हिमांशु मिश्रा ने कहा कि यह बजट आत्मनिर्भर भारत का बजट है। यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत की उम्मीदों को पूरा करेगा। यह बजट सबका साथ सबका विकास के मंत्र को दर्शाता है। वहीं एबीवीपी नगर मंत्री आशुतोष मिश्रा एवं नगर महाविद्यालय प्रमुख पशुपति नाथ पांडे ने बजट की तारीफ करते हुए कहा कि यह आम आदमी का बजट है, जिसमें गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की जिंदगी में खुशहाली लाने का प्रयास किया गया है। इस बजट में नई शिक्षा नीति को जमीन पर लागू करने के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि यह किसानों की आय दोगुना करने का बजट है। खेती को टेक्नोलॉजी से जोड़ा गया है। हाईटेक टेक्नोलॉजी का लाभ किसानों को कैसे मिले, इसका मार्ग प्रशस्त किया गया है। आइए जानते हैं इसी मुद्दे पर हमारे प्राइड इंडिया न्यूज के रीवा जिला ब्यूरो चीफ ऋषिराज सिंह तिवारी के द्वारा छात्रों से बातचीत की गई और इनके पक्ष जानने का प्रयास भी किया गया। 2022 और 23 का जो बजट आया है, केंद्र सरकार ने जो पेश किया है, तो उस विषय पे हम अपने एनएसयूआई और विद्यार्थी परिषद के कुछ छात्रों से भी बात करेंगे और उनके क्या विचार हैं, क्या मत है, ये लोग किस तरह से इस बजट को देख रहे हैं, इनकी हर बातों को आप तक अभी हम अपन पहुँचा रहे हैं प्राइड इंडिया न्यूज़ के माध्यम से। ये सब ऐसे ही राजनीति, मैं एबीवीपी के लिए बोलना चाहता हूँ, ये व्यक्तिवाद की राजनीति करते हैं और एनएसयूआई समूहवाद की राजनीति करता है। सभी को साथ में लेकर, कोई भी जात धर्म हो, सभी को साथ में लेकर राजनीति करता है और ये व्यक्तिवाद की बात करते हैं। सबसे बड़ी बात जवाब मैं दे अभी ये लोगों ने बताया कि रीवा में, जैसे आपके रीवा जिले में बहुत सारे उद्योग स्थापित हैं, तो रीवा के लोकल लोगों को कितने % लोगों को रोजगार दिया गया इसमें? मैं सबसे पहली बात बोलना चाहता हूँ कि 5% सबसे बड़ी रोजगार उपलब्ध ही नहीं। रोजगार का लघु उद्योग खत्म हो गए। जो है तो जो भी उद्योग थे वो जो है तो उनके ऊपर निर्भर हो गए, उद्योगपतियों पर। तो कहाँ से रोजगार है, आप बताइए। जब लघु उद्योग खत्म हो गए, सबसे पहली बात जमीनी हकीकत होती है कि देश को, राष्ट्र को निर्माण के लिए जो है तो सबसे पहले लघु उद्योगों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जब लघु उद्योग ही नष्ट हो जाएंगे तो कैसा उद्योगपति विकास थोड़ी करेंगे, जमीनी हकीकत विकास करती है। जब स्वयं जो है निम्न वर्गीय समाज जो है तो सुदृढ़ होगा, स्वावलंबी बनेगा, तो भारत देश का एक निर्माण होगा, एक अच्छा सदृश बनेगा विश्व में भी। लेकिन आज नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ विराम देता हूं। धन्यवाद। जो ऑनलाइन शिक्षा की बात कर रहे हैं हमारे एनसीआई साथी, ऑनलाइन शिक्षा से पहले तो ये बताएं उसका नुकसान क्या है, इनको ये पहले ये खुद बताएं। और रही बात, अभी जैसा हमारे भाई ने बताया है कि कुछ दिनों पहले ये यही मांगे लेके लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे ऑनलाइन। और आज हम जब डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ रहे हैं, जब आज बड़े बड़े विकसित शाली देश डिजिटल की तरफ बढ़ रहे हैं, तब आज ये हमें पीछे खींचने की बात कर रहे हैं और हमें ये बता रहे हैं कि हम हमारे उसके डिजिटल पे, हम ऑनलाइन शिक्षा पे हमारा नुकसान है। ऑनलाइन शिक्षा पे हमारा जितना फायदा आज ऑनलाइन शिक्षा पे वर्तमान छात्रों को है, वो मुझे नहीं लगता ऑफलाइन शिक्षा पे उनको उतना है। आज ऐसी कोई भी चीज़ नहीं, जिस चीज़ों को इनके बारे में जानकारी नहीं, कोई ऐसी समस्याएं आ रही, वो चीज़ें उन्हें बड़े आराम से ऑनलाइन माध्यम से PDF के रूप में उनको प्राप्त होती हैं। उस जानकारी, उस चीज़ के बारे में पढ़ते। रही बात मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज, इससे पहले मैं किसी सरकार के किसी पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ। इसके पहले जो सरकारें थी, जो लोग थे, वो बताए जब इंजीनियरिंग कॉलेज खोले, 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार इंजीनियरिंग कॉलेज तो खोल दिए भोपाल में इतने सारे। क्या वो सबको रोजगार दे रहे हैं? क्या दे पाए?
क्योंकि आप ऐसे ब्रांचेस खोल दिए जिन ब्रांचों की उतनी आवश्यकता नहीं थी वर्तमान में, और जिन ब्रांचों की आवश्यकता है वो अभी नई शिक्षा नीति में ऐसी चीजें, पहले हमको डिग्रीधारी बनाया जाता था, आज हम स्किल बन रहे हैं। आज हम किसी बात को लेके, आज हम किसी चीज के बारे में जानते हैं, उसके बारे में प्रैक्टिकल करते हैं। हम पढ़े तो हम 5 साल में बहुत चीजें हैं, जो 5 साल में पढ़ लिए उन्होंने सबने नौकरी कर लिया क्या? कोई नहीं। हम जब 60 साल के हैं कि 60 साल? मैं बता रहा हूँ 60 साल पहले की जिन्होंने कर लिया, क्या वो नौकरी कर लिए? हम बात ये करें आज स्किल के लिए, जब हम किसी चीज़ को प्रैक्टिकल करते हैं, जब किसी चीज़ के बारे में जानते हैं, डीपली पढ़ते हैं, हमने पढ़ा, मान लीजिए हम किसी व्यक्ति ने वेटनरी के बारे में जो सब्जेक्टें चल रही हैं उसमें पढ़ा, उसने जब उसको लिया वनस्पति तो ले लिया, ठीक, उसके बारे में उन्होंने डिग्री तो ली, जब उसके बारे में वो जानेगा नहीं, जब वो फील्ड में नहीं जाएगा, जब उसको पता नहीं चलेगा, वो कैसे किसी काम को कर पाएगा। इसलिए आज के समय में नई शिक्षा नीति में जो इन चीज़ों का उल्लेख किया गया है वो चीज़ें बहुत ही स्वागत है। उन चीज़ों का बहुत ही अच्छी एक बजट जो शिक्षा के लिए दिया गया, उच्च शिक्षा के लिए दिया गया, वो बहुत ही स्वागत योग्य है। साल का बजट लगा वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। शिक्षा के क्षेत्र में मैं बात नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा हेल्थ के क्षेत्र में और क्रिप्टो करेंसी के क्षेत्र में। जैसा कि इस साल का बजट जो था वो 39 लाख करोड़ का था, जिसमें 3% जो है वो हेल्थ के क्षेत्र में आवंटित किया गया और क्रिप्टो करेंसी के क्षेत्र में आवंटित किया गया। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा अच्छे फैसले सरकार द्वारा लिए नहीं गए हैं। जैसा कि हमने देखा कि जैसे कोविड लॉकडाउन के कारण जो शिक्षा का स्तर है वो काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। आजकल बच्चे ऑनलाइन शिक्षा के अलावा कुछ करना नहीं चाहते, उन्हें ऑनलाइन पेपर देना है, उन्हें यहाँ पे फिजिकल अपीयरेंस देना नहीं चाहते क्लास में, जिसके कारण से जो शिक्षा का स्तर है हमारे देश में वो दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है। और हमारे पास उस तरह के माध्यम उपलब्ध नहीं है कि हम अच्छी ऑनलाइन शिक्षा पद्धति का अनुपालन कर सकें और ऑनलाइन शिक्षा हम ले सकें। और शिक्षक और हम ये भी देख रहे हैं कि जैसे बेरोजगारी दर इन 2 सालों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और हमारी जो शिक्षा की पद्धति वो दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है, जिसके कारण से जो हमारी ऑनलाइन एजुकेशन का जो स्टेटस है इंडिया का वो काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड के सिनेरियो में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होता जा रहा है। आपने स्वास्थ्य के विषय में बोला कि स्वास्थ्य भी के उसमें अच्छा है, तो इसमें क्या अच्छा दिखा आपको? 3% इस बार स्वास्थ्य के क्षेत्र में 3% बढ़ाया गया है। 3% मतलब टोटल जो बजट है उसका 3% स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिया गया है। तो ये एक अच्छा हम कह सकते हैं कि सरकार के द्वारा कदम है, क्योंकि जो हेल्थ का जो क्षेत्र है वो 2 सालों में हमने देखा कितना ज़्यादा उसका इम्पोर्टेंस बढ़ा है। क्योंकि कोविड लॉकडाउन के कारण जो हेल्थ का सेक्टर था वो काफ़ी ज़्यादा उभर के आया है। और हम ये भी देख सकते हैं कि जिस प्रकार से हेल्थ जो सेक्टर के लोगों ने हमारे पूरे देश की मदद करी है वो काफ़ी ज़्यादा गौरवान्वित करने वाला काम है। और सरकार ने जो 3% पूरे बजट, हाँ, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बजट नहीं जुमला है, यह बजट छात्र विरोधी, किसान विरोधी, मध्यम वर्गीय विरोधी, गरीब विरोधी है। ना तो कहीं पे रोजगार की बात की गई है, ना पे कहीं पे शिक्षा को कैसे सुधारा जा सकता है उसके लिए कोई बात की गई है। ये इंटरनेट डिजिटल शिक्षा की बात करते हैं, ऑनलाइन शिक्षा की, लेकिन उसके लिए सुविधा ये कैसे प्रदान करेंगे? ना तो सबके पास मोबाइल है और ना तो कोई सब उसका खर्चा बहन कर सकते हैं। तो उसके लिए मोदी जी बताएं कि कैसे ऑनलाइन शिक्षा करवा पाएंगे। अभी ये बोल तो रहे हैं कि पूरे मतलब देश में ये 4G 5G वाला सिस्टम अपना अपग्रेड कर रहे हैं। सबके पास मोबाइल कहाँ है? रिचार्ज देखिए अब कितना महंगा हो चुका है, वो कैसे करवा पाएंगे? और शिक्षा की दृष्टि से मतलब अच्छा बजट नहीं है आपको? नहीं, अच्छा बजट नहीं। रोजगार की ना कहीं बात की गई है। बेरोजगारी 2014 में 3.7% बेरोजगारी थी। आज दिसंबर अंत में 2021 में 7.9% हो गई है। 2021 में 3 करोड़ लोगों ने अपनी नौकरियां छीनी है। इन्होंने 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था। तो उन्होंने तो अभी मतलब ये भी बोला ना कि 6000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं कि निजी क्षेत्र में रोजगार देंगे। नहीं, नहीं, वो कहीं नहीं देंगे। वो केवल जो सरकारी संपत्तियों से केवल बेचेंगे। और ये बजट केवल पूंजीपतियों के लिए, उन्हें टैक्स में राहत दी गई है। गरीब लोगों के लिए बजट कोई नहीं है, ना किसानों के लिए बजट है, ना छात्रों के लिए है, ना बेरोजगारों के लिए बजट। भैया ने जब शिक्षा की अभी बताया कि ऑनलाइन शिक्षा के क्षेत्र में हर सबके पास मोबाइल नहीं है या फिर सबके पास रिचार्ज कराने के पैसे नहीं है या फिर नेटवर्क इशू हो गया, तो इसके लिए ऑनलाइन शिक्षा में सिर्फ मोबाइल के लिए नहीं, उसको अच्छे से पढ़िए पहले। यह बजट बुद्धिमानों के लिए पेश किया गया है। ठीक, जो ऑनलाइन शिक्षा की बात कही उन्होंने, उसमें ये भी कहा गया है कि जो शिक्षा में नए नए न्यूज़ चैनलों का भी वो होगा, नए नए न्यूज़ चैनल भी खोले जाएंगे और जिनसे ऑनलाइन शिक्षा छात्रों तक भी उपलब्ध कराई जाएगी।
मान लीजिए जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी बहुत जगह बिजली की समस्या है ना। आप कोई एक तो पर्टिकुलर मतलब समय निर्धारित करेंगे, इतने बजे अपन न्यूज दिखाएंगे समय इसके शिक्षा के संबंधित, लेकिन उसके बावजूद बहुत से घरों में टीवी नहीं है, मोबाइल नहीं है, तो ये सब चीज़ कैसे उपलब्ध हो पाएगा? वो पूरा जो टाइम टेबल भी डिसाइड, यानी इतने बजे इस क्लास की इस सब्जेक्ट की शिक्षा दी जाएगी, इतने बजे हर क्षेत्र में हर तरह से यह बजट जो है तो छात्रों के लिए उपयोगी ही है। और यह जो बजट पेश किया गया है तो यह अभी के लिए नहीं, भविष्य के लिए भी अच्छा है। 25 सालों का यह एक ब्लूप्रिंट है। और भैया ने हेल्थ के क्षेत्र में भी बताया, तो हेल्थ के क्षेत्र में भी हर जिले में नए नए मेडिकल यूनिवर्सिटी खोली जाएंगी, जिससे कि वहाँ के छात्र आगे चल के डॉक्टर बनेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का उपचार कर सकेंगे।